गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने फ्रोबेल की लाइफ के बारे में पढ़ा। उनकी लाइफ कितनी संघर्षशील रही थी। उनकी माँ की डेथ हो गई, उसके बाद उनकी सौतेली माँ ने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो इससे वे नाराज़ होकर घर से बाहर निकल गए थे। उन्होंने अनेक जगह नौकरियां की, स्कूल भी खोले और उसके बाद उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई थी कि बच्चों को हम खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं और उसके अलावा गीत और हाव भाव के द्वारा सिखा सकते हैं। उन्होंने गीतों पर भी ध्यान दिया कि बच्चों को हम छोटे बच्चों को गीत के माध्यम से हम अच्छा सिखा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों को उपहार दिए। उन उपहारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला उनका उपहार था कि यह गेंदों का उपहार है। एक डिब्बे में रंग बिरंगी गेंद डाल दी जाती है और बच्चा उन्हें उछाल उछाल कर खेलता है। उनका उछालना ही क्रिया अथवा कार्य है। इन गेंदों का उद्देश्य बच्चे को रंगों, पदार्थों, गति तथा दिशा आदि का ज्ञान करवाना है, क्योंकि वो गेंद जो बच्चे उछालते हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, वो कौन सी दिशा में जाती हैं, वो किस चीज़ से बनी है, इन चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जाता है। गेंद को उछालते हुए बच्चे यह गीत गाते जाते हैं, आहा जी देखो सुंदर गेंद, नन्हा मुलायम गोल गोल गेंद, गोल गोल गेंद आहा जाता है हर ओर, खेलें इससे बच्चे खुश हो नाचे जैसे मोर। इसके बाद उन्होंने बच्चों को दूसरा उपहार दिया था। दूसरा उपहार था जिसमें 3 चीज़ें हैं, एक गोलाकार, दूसरी त्रिकोण और तीसरी एक बेलन। और इनको भी एक डिब्बे में रखा गया और बच्चा उनसे खेलता है तथा उनकी विभिन्नता पर गौर करता है। यह देखता है कि गोलाकार चीज़ घूमती है और त्रिकोण खड़ी रहती है और बेलन में दोनों गुण है, वह खड़ा भी रहता है और घूमता भी है। बच्चा यह अनुभव करता है कि बेलन दोनों के गुणों का मिलान करता है, मतलब जो गोलाकार चीज़ है वो घूमती है और जो उन्होंने त्रिकोण गेंद का यूज किया था वो केवल खड़ी रहती है, वो घूमती नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने बेलन का यूज किया था जो खड़ा भी रहता है और घूमता भी है। इन तीनों चीज़ों का उन्होंने दूसरे उपहार में बच्चों को यूज करना सिखाया। तीसरा उपहार उनका था, यह लकड़ी का एक घनफल है जिसमें छोटे छोटे 8 घनफलों में बांटा गया है। इनके द्वारा बच्चा जोड़ तथा घटाव सीख सकता है। इससे बच्चे कई कलात्मकार और सीढ़ियाँ आदि बनाना भी सीखते हैं। उसके बाद चौथा उपहार उनका था, एक बड़े घन को 8 लंबे भागों में विभाजित किया हुआ होता है और हर भाग की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी तथा चौड़ाई भी मोटाई से दोगुनी होती है। इससे बच्चा तीसरे उपहार की तरह कई तरीकों से जोड़कर बहुत प्रकार की आकृतियां बना सकता है। घन जो आजकल बच्चों को यूज करने के लिए कलरफुल देते हैं, उनको बच्चा एक आकृति में या एक कलर में उनको जोड़ता है। उसके बाद उनका 5वां उपहार था, यह तीसरे उपहार से मिलता जुलता है और इसमें एक बड़े घन को 27 छोटे घनों में विभाजित किया होता है और इन छोटे घनों को तिरछा 2 भागों में एक 3 को 4 भागों में बांटा जाता है। बच्चा उपहार 3 और 4 के विभिन्न तरीकों से जोड़कर विभिन्न आकृतियां बना सकता है, साथ में आकार और गिनती का भी ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद उनका 6ठा उपहार है, यह उपहार 4 से मिलता जुलता है। इसमें एक बड़े घन को 18 छोटे भागों में 9 छोटे लंबे भागों में बांटा होता है। इससे बच्चा विभिन्न तरीकों से आकृतियां बना सकता है। यह उपहार भी बच्चों को गिनती सिखाने में सहायक है। उसके बाद उनका 7वां उपहार कौन सा होता है, यह त्रिकोण एवं चौकोर आकार के 2 रंगों के लकड़ी के टुकड़ों का सेट होता है, जिससे बच्चा रेखा गणित संबंधी चित्र तथा पच्चीकारी कर सकता है। अन्य उपहार व्यवसायों संबंधी जैसे कागज़ काटना, मन को धागों में डालना, दरी बुनना, कसीदाकारी करना, टोकरी बनाना और मॉडल बनाना आदि से संबंधित होते हैं। शिक्षक का स्थान, मतलब इन चीज़ों को सिखाने में शिक्षक का क्या स्थान होता है। शिक्षक निष्क्रिय न हो, मतलब वो क्रियाशील हो बच्चों को सिखाने के लिए। जब बच्चों को उपहार दिए जाते हैं तो शिक्षक उन्हें कार्य बताता है। शिक्षक का यह कार्य भी है कि बच्चों को कभी कभी निर्देशन करें। वह स्वयं भी गीत गाता है ताकि बच्चे गीत के विषय में जान सकें। उसके बाद 7वां है अनुशासन। शिक्षक के कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं। उन्हें बच्चों में बहुत से गुण उत्पन्न करने होते हैं, जैसे प्यार, सहानुभूति, नम्रता, सहयोग तथा बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता। उसे बाह्य दबावों तथा शारीरिक दंड से परे
रहना होता है। बच्चों को यह अनुभव करवाना पड़ता है कि अनुशासन का अर्थ है नियमितता का आदर करना, सद्भावों को रखना, पारस्परिक व्यवहारों को उचित रूप में रखना। फ्रोबेल ने इस बात पर बल दिया कि इस स्तर पर शिक्षा देने के लिए औरतों को शिक्षित किया जाए। उन्होंने इस बात को अच्छे से बोला कि जो औरतें हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकती है, क्योंकि जो पुरुष हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसलिए छोटे बच्चों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा औरतों को रखा जाता है। उसके बाद है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में सबसे पहले है धर्म तथा धार्मिक शिक्षा, भी बच्चों को धर्म से रिलेटेड शिक्षा भी दी जानी चाहिए। दूसरा है भाषाएं। भाषाएं हैं जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बच्चा प्राइमरी क्लास तक पढ़ता है उसके लिए हमेशा मातृभाषा का यूज करना चाहिए, वो सबसे अच्छा मातृभाषा में सीख सकता है। उसके बाद तीसरा है शिल्प कार्य तथा दस्तकारी। अब इसमें फ्रोबेल ने क्या बताया था बच्चों को? कागज़ काटना, मनकों में धागा डालना, दरी बुनना, कसीदाकारी करना, टोकरी बनाना। उन्होंने ये इन कार्यों की शिक्षा भी छोटे बच्चों को दी थी। उसके बाद है प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित। अब प्राकृतिक विज्ञान और गणित सिखाने के लिए उन्होंने घन का प्रयोग किया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उन्होंने घन के माध्यम से बच्चों को गिनती सिखाई थी। उसके बाद पांचवा है कला। अब ये दोनों चीज़ें हैं वो कला में आती हैं। उसके बाद है फ्रोबेल के शिशु विहार के गुण। उन्होंने जब वो घर से निकल गए थे उसके बाद उन्होंने कई शिशु विहार खोले थे। अब उनमें क्या गुण थे? फ्रोबेल ने शिशु शिक्षा पर बल दिया। फ्रोबेल ने प्रारंभिक शिक्षा में खेल पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना शुरू किया था। फ्रोबेल ने बच्चों के स्वभाव, भावनाओं और मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल दिया। शिशु विहार में उत्पादक कार्यों के सम्मिलित होने के कारण बच्चे उत्पादक बन जाते हैं। पांचवा है विभिन्न उपहारों से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अब उन्होंने इनका घन का, त्रिकोण का, बेलन का यूज किया था, वो बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया था। उसने स्कूल का एक अनिवार्य सामाजिक अभिकरण के रूप में भी महत्व बढ़ा दिया है और उन्होंने स्कूल को छोटे समाज का रूप दिया जहां बच्चे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वे सहयोग, सहानुभूति, सहकारिता और उत्तरदायित्व जैसे गुणों को सीखते हैं। उसके बाद सातवां पॉइंट है पाठ्यचर्या प्रकृति अध्ययन होने के कारण बच्चों के मस्तिष्क में प्रकृति तथा विश्व के लिए प्यार की भावना भी जागृत होती है। उसके बाद आठवां पॉइंट, शिशु विहार के कार्यों और उपहारों ने एक नवीन अध्यापन पद्धति को जन्म दिया। शिशु विहार में क्रियाशीलता के लिए पर्याप्त स्थान है। उसके बाद फ्रोबेल ने कई पद्धतियां बताई थी बच्चों को सीखने के लिए। अब उन पद्धतियों की सीमाएं क्या है? शिशु विहार में बच्चों के आंतरिक विकास पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, वातावरण के महत्व पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फ्रोबेल के उपहार साधारण हैं, वे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण में इतने सहायक नहीं हैं, क्योंकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो घन को, त्रिकोण को, चीज़ गोल क्यों घूमती है उनको ज़्यादा सोच नहीं पाते, इसलिए वो उनकी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण में ज़्यादा सहायक नहीं है। उसके बाद तीसरा है विभिन्न विषयों के अध्यापन में समवाय की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। चौथा है फ्रोबेल ने बच्चे से बहुत अधिक आशा की है। बच्चे उपहारों द्वारा खेलते हुए एकता के अमृत भाग को नहीं समझ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है यह भी संभव नहीं है कि खेल कूद को शिक्षा में इतना महत्व दिया जाए, क्योंकि गंभीर अध्ययन के लिए यह उपयोगी नहीं है। उनके द्वारा रचित गीत असामयिक है, प्रत्येक स्कूल में इनका प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने समय के अनुसार गीतों का प्रयोग नहीं किया है, हर स्कूल में उनका प्रयोग नहीं कर सकते। सातवां पॉइंट है शिशु विहार व्यक्तिगत अध्यापन की ओर ध्यान नहीं देता है। उसके बाद फ्रोबेल का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रोबेल ने बच्चों से प्यार करने एवं उनके लिए जीवित रहने का संदेश दिया। छोटे बच्चों के लिए स्कूल जेलों के समान नहीं रहे तथा न ही बच्चे निष्क्रिय श्रोतागण रहे हैं। उन्होंने क्रियाशीलता पर अधिक बल दिया है।
और इनमें कोई संदेह नहीं कि प्रचलित आधुनिक सभी शिक्षा पद्धतियों के मूल में फ्रोबेल की विचारधारा काम करती है। उन्होंने समाज को छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक किया। आधुनिक शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख प्रभावों को फ्रोबेल ने प्रभावित किया। उसमें से सबसे पहला प्रभाव है स्कूल की नई धारणा। आधुनिक शिक्षा में स्कूल को छोटे समाज के रूप में माना जाता है। आधुनिक स्कूलों की सहकारी संस्थाएं समझा जाता है। उसके बाद दूसरा है बच्चों के अध्ययन पर बल। फ्रोबेल ने बच्चे की प्रवृत्तियों तथा उनकी भावनाओं के अध्ययन पर बहुत बल दिया। आधुनिक शिक्षा भी इसे बहुत आवश्यक समझती है और इस बात का आयोजन करती है कि बच्चे इन मूल प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का पूर्ण अवसर मिले। उसके बाद है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए फ्रोबेल ने उपहारों का आयोजन किया। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए उपहारों का प्रयोग किया, जैसे त्रिकोण है, बेलन है, घन है, इन चीज़ों का। इन्हीं उपहारों की सहायता से बच्चों को आकार, रंग, रूप और संख्या आदि का ज्ञान करवाना चाहता था। उसके बाद जो होता है शिक्षा में प्रकृति अध्ययन। फ्रोबेल के लिए प्रकृति अध्ययन का अर्थ था बच्चे को भगवान के समीप लाना और उसने प्रकृति अध्ययन के एक ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन किया जिससे बच्चे अपने इस संसार को समझ सकें तथा गंभीर निरीक्षण के पश्चात ही अपने आदतों को बनाएं। इस विचार ने आज इतना बल पकड़ा है कि हम उस स्कूल को स्कूल नहीं मानते जो बच्चों को प्रकृति अध्ययन की सुविधा न दे। मतलब ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जो प्रकृति के बारे में बिल्कुल भी न ध्यान दे। उसके बाद 5वां पॉइंट है पूर्व प्रारंभिक तथा पूर्व बुनियादी शिक्षा। वर्तमान शिक्षक बच्चे के पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को खूब समझने लगा है और आज हम ऐसे अनेक शिक्षा केंद्र देखने को मिलते हैं जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फ्रोबेल विश्वास करते थे कि जब तक शिशु शिक्षा नहीं होगी कुछ भी ठोस और श्रेष्ठ प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब छोटा जो बच्चा होता है, नर्सरी, LKG, UKG होती है, उनको शिशु शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए जिससे उसकी नींव मजबूत होती है। उसके बाद 6वां पॉइंट है शिशु शिक्षा के लिए स्त्री अध्यापिका। यह कहना असत्य नहीं होगा कि फ्रोबेल के प्रभाव के कारण ही आज यह धारणा सर्वसम्मत बन चुकी है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा शिशु शिक्षा के लिए स्त्री अध्यापिकाएं अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इस स्तर पर स्त्री शिक्षिका पुरुष शिक्षक की अपेक्षा अधिक प्यार और सहज स्वाभाविक स्नेह प्रदान कर सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों को माँ की तरह सिखाना चाहिए। इसके लिए स्त्री शिक्षिका का रखना आवश्यक होता है। बच्चे के व्यक्तित्व का मान। फ्रोबेल बच्चों के लिए जिया और बच्चों के लिए मरा। उसने जीवन भर बच्चों के लिए कार्य किया। बच्चों के लिए उसका हृदय प्यार से लबालब भरा हुआ था और आधुनिक शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत महत्व देते हैं। उसके बाद था खेल के द्वारा शिक्षा। फ्रोबेल का विश्वास था कि आत्मविश्वास के लिए खेल का सर्वोच्च स्थान है। उसने स्कूल के कार्यक्रम में खेल कूद को मुख्य स्थान दिया। उसके बाद है शिक्षा में क्रियाशीलता। फ्रोबेल प्रथम शिक्षाविद था जिसने आत्म क्रियाशीलता को शिक्षा का आधार माना। मतलब बच्चा जो खुद करके सीखता है वो शिक्षा का आधार है। क्रिया द्वारा शिक्षा आधुनिक युग की प्रचलित रीति है और आधुनिक स्कूल खेलों के प्रिय केंद्र है, अतः बच्चे उन्हें प्यार करते हैं। हम बच्चों के लिए ऐसी क्रियाओं का आयोजन करते हैं जिनसे उनकी बहुत सी प्रवृत्तियां और जैसे जिज्ञासा प्राप्ति, रचना तथा हस्तकार्य आदि संतुष्ट हो सकें। किंडरगार्टन में समयानुसार परिवर्तन। उन्होंने सबसे पहले किस पद्धति का निर्माण किया था? किंडरगार्टन पद्धति का। बच्चों को खेल के द्वारा, गीतों के द्वारा और चेहरे के हाव भाव के द्वारा हम अच्छा सिखा सकते हैं। उसमें उन्होंने टाइम के अनुसार क्या चेंजेस किए वो अभी पढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए किंडरगार्टन का सभी देशों में प्रचार हुआ है। जैसे जैसे बच्चों संबंधी मनोवैज्ञानिक जानकारी बढ़ती गई वैसे वैसे किंडरगार्टन के खेलों, कथाओं तथा गीतों में वातावरण के अनुकूल परिवर्तन कर दिए गए हैं। यद्यपि देश तथा काल के अनुसार किंडरगार्टन प्रणाली में कई परिवर्तन हुए हैं, परंतु उसके मूल सिद्धांत का अब भी वही है जो उसके प्रवर्तक ने दर्शाए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में।